नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 20,60,220 पूर्व सैनिकों पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए एक रैंक एक पेंशन के तहत दी जाने वाली बकाया पेंशन राशि जारी कर दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन के तहत 10,795 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में जमा कराई गई। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस संकट से लड़ने में विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम टीका उत्पादन और आपूर्ति में अन्य देशों की सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। श्रृंगला ने भारत में विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्च आयुक्त के साथ बातचीत में यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कई देश टीके की आपूर्ति के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को 8 नवंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग से दूरी 370 किलोमीटर है। फेरी सेवा के जरिए लोग समुद्र मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे और दोनों स्थानों के बीच दूरी मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान रोपैक्स का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं भारत और इटली के बीच शुक्रवार को आयोजित द्विपक्षीय डिजिटल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि भारत की जनता की ओर से मैं इटली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इटली में कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए मेरी तरफ से और भारत के सभी नागरिकों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। जब विश्व के अन्य देश कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तब आप इस विपदा से जूझ रहे थे। आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू पाया और पूरे देश। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं गोली लगने से घायल हुए एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, लालपुरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घेरा सख्त होता हुआ देखकर मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग को शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई और इस दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से 2 नागरिक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनमें से घायल एक नागरिक पंपोर निवासी आबिद मीर ने अस्पताल श्रीनगर में दम तोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा राष्ट्र महात्मा गांधी का भारत है। आपको बता दें, फारूक जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए 28 सालों से वादे किए जा रहे हैं। 5 साल तो हो गए और ये 5 साल भी चले जाएंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों की कोई सुध नहीं ली गई। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। जो अपने नहीं करेगा बल्कि ये सोच के करेगा कि मैंने आया हूं तो मुझे उसके लिए करना है, जिसने मुझे वो पर्ची दी है, और जिसने नहीं दी है उसके लिए भी मुझे काम करना है, क्योंकि जवाब उसके पास है। उसके बगैर किसी के साथ जवाब नहीं। डरना नहीं, हिम्मत। बयान आया,
हर को दिल चाहने की बात करता है। कईयों को गाश आ गया, यहाँ लीडरों को गाश आ गया, मर गए, हम बैठ गए, खत्म, अरे अगर इतनी जल्दी तुम खत्म हो जाओगे तो फिर हमारा रहेगा क्या? अगर तुम इतनी जल्दी तुम्हारी फूक निकल गई, यहाँ तो कोई पंप भी ऐसा नहीं। वहीं विदेश मंत्रालय ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मामले में पाकिस्तान के डिप्लोमेट को समन किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में करतारपुर साहिब के प्रबंधन को एक ट्रस्ट को सौंपा है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि हमने पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन और रखरखाव के काम को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से लेकर एक अन्य ट्रस्ट को देने की खबरें देखी, जो कि सिख निकाय नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का ये एक तरफा फैसला अत्यधिक निंदनीय है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग नहीं हो। इसके पहले न्यायालय को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन काम शुरू कर चुका है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दीपावली अवकाश के बाद के लिए सूचीबद्ध किया है। दीपावली का पर्व नजदीक है, लेकिन लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से तमाम राज्य सरकारें जनता से इस बार दीपावली को सादगी से मनाने की अपील कर रही है। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी की थी। ठीक एक दिन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी दीपावली पर्व को देखते हुए सचेत हो गई। उद्धव सरकार ने दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए जनता से अपील की कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से दीपावली के पर्व को दूसरे त्योहारों की तरह से सादगी से मनाएं। नहीं, अभी एसओपी जारी किया है उन्होंने बैन नहीं किया है। लोग इसको डर के मारे, जिसको नॉलेज नहीं है वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका अर्थघटन अलग तरीके से करते हैं। सरकार ने ना नहीं बोला है, उन्होंने टोटल बैन नहीं डाला है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वो आवकारदायक है। हमारा एसोसिएशन वेलकम करता है। और एक अच्छी बात उन्होंने क्या कही है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बैन है, दैट इज़ वेरी गुड। ये कोरोना महाकाल में आज तक कभी गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किया था पब्लिक प्लेस में मत फोड़ो, लेकिन अभी कोरोना महामारी के हिसाब से जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस होगा तो वहाँ क्राउड जमा हो जाएगा, तो कोरोना का स्प्रेड होने का चांसेस है। नहीं, वो सरकार का कहना एक तरफ से ठीक ही है, क्योंकि क्या सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ आएगी, उनको तकलीफ हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अपन समझ के, जो भी त्यौहार है त्यौहार को तो फोड़ेंगे पटाखे, त्यौहार मनाएंगे, लेकिन परसेंटेज वाइज जो धुआं ज़्यादा नहीं हो ऐसे पटाखे जलाओ, दीपक जलाओ, ये तो प्रिकॉशन हम लोग लेंगे। नहीं, हमने वो परसेंटेज जो 100% लेते थे अभी 25% ही लिया है। तो बच्चे उनको भी लगता है ना, अपन समझ सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझते, बच्चे को होना है तो थोड़ा बहुत लिया है हमने भी। आप काफी भीड़ भाड़ इलाके में आए हैं, तो प्रिकॉशन किस तरह ले रहे हैं? प्रिकॉशन तो पहला मास्क तो लगाना पड़ेगा, और क्या करेंगे प्रिकॉशन? हमें पीपी किट तो पहन के नहीं आ सकते, वो सब लोग देखेंगे क्या पागल की तरह जा रहे हैं। हाँ, तो मास्क लगाया, बाकी जितना भी घर जाने के बाद हाथ साबुन। प्रदूषण और कोरोना महामारी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी और इसका ऑर्डर जल्द ही जारी किया जाएगा। देश की राजधानी जल्द ही कोरोना राजधानी बन सकती है। कोविड-19 के हालात को लेकर यह तल्ख टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आई। वहीं कोरोना के दिल्ली में बढ़ते मामले और राज्य सरकार की तैयारी पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। और किसी जगह तीसरा कोविड वेव नहीं आया, दूसरे पे समाप्त हो रही मामला कहीं हो रहा है, तो कहीं पे पहले पे समाप्त हो गया, तो वो कारण ढूंढे। और जितने लोग रोज के रोज लगभग 7,000 लोग नए केसेस आ रहे हैं लगभग दिल्ली में, और लगभग 50 से लेकर 75 लोगों के बीच में रोज लोगों की डेथ हो रही है। तो ये चिंता का विषय है, उसकी चिंता करें। आज दिल्ली के अंदर आपको वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा,
आज आपको आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा, और ना यकीन हो तो मैं चाहूंगा केजरीवाल साहब जरा प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही और देख लीजिए कैसी थी वहां पे। सारी रात लोग खड़े हैं और उनको बेड नहीं मिल रहे, तो चिंता का विषय है। और ये केजरीवाल साहब इसको हल्के में ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया ताकि मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा सके और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। इसी अभियान के तहत बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, लेकिन टीम को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और अधिकतम दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। छापेमार कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने कहा कि दुकानदारों को भागना नहीं चाहिए, इससे शक बढ़ता है। जो लोग मिलावट का काम करते हैं, कार्रवाई सिर्फ उन्हीं पर होगी। कि मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि बंद से कोई वो नहीं होता, बंद करते हैं तो उसके नज़र और हो जाती है कि यार कुछ न कुछ मिलावट है। मावा जो भी दुकान है वो खोल के रखना चाहिए, जो भी होगा उसमें शुद्ध है या अशुद्ध है, जो भी होगा उसकी जांच के आधार पे ही निर्भर करता है, जांच आएगी तो उसमें होगा। इसलिए मैं तो मार्केट में ये अपील करूँगा कि खोल के रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यदि शुद्ध बेच रहे हो तो कोई क्या दिक्कत है इसमें बंद करने की। जो दुकानें बंद है, देखो ये दुकान बंद है तो कल फिर अभियान होगा, शाम को होगा। यदि जहाँ जिस ट्रेवल से जा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों के किनारे कूड़े का ढेर लगा है। वहीं एएनबी न्यूज के संवाददाता विनय मिश्रा ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता का जायजा लिया और लोगों से स्वच्छता को लेकर बात की, जिस दौरान लोगों ने बताया कि गंदगी के चलते उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री ने रेलवे को बजट दिया था 70,000 करोड़ रुपए का। उसको लेकर के रेलवे के क्या इंतजामात यहाँ पे बाराबंकी में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि स्वच्छता को लेकर के किस तरीके से धज्जियाँ यहाँ उड़ रही हैं। यहाँ बाराबंकी का ये मुख्य एंट्रेंस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगा हुआ वो साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है बाराबंकी जंक्शन रेलवे पर आपका स्वागत करता है, लेकिन इसकी जो पेंटिंग है वो बिल्कुल कब से ये बिगड़ चुकी है। और यहाँ पे भी मैं चारों तरफ कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं कि जो रंग रोगन होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है और वहाँ पे गंदगी का ढेर भी लगा हुआ है। तो इससे जाहिर है कि जो 70,000 करोड़ रुपए का बजट है रेलवे को मिला वो आखिर खर्च कहाँ हो रहा है, इसको भी जानने के लिए एनबी न्यूज़ की टीम इस समय बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे है। स्वच्छता को लेकर के अभियान भी चलाया करते हैं और लोगों को जागरूक भी क्या करते हैं कि स्वच्छता को लेकर जागरूक रहें। लेकिन यहाँ बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से गंदगी देखने को मिली और यहाँ के रंग रोगन में मैं चारों तरफ कहूँगा कैमरामैन से दिखाया कि आप इसकी बिल्डिंग की छतों को देख सकते हैं कि रंग रोगन का काम जो है काफ़ी वर्षों से यहाँ पे नहीं हुआ है, जो इसमें कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की लापरवाही नज़र आ रही है। सकते हैं कि बिल्डिंग में प्लास्टर में रंग रोगन का काम हुआ ही नहीं है, जो प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जो है यहाँ पे सफाई व्यवस्था जो है नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें रेलवे विभाग की लापरवाही नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ विनय मिश्रा, एनबी। वहीं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने एमएसपी की गारंटी के लिए चौथा कानून लाने की मांग सरकार से की। हुड्डा ने कहा कि किसानों को फसल की एमएसपी नहीं देने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान हो। कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने निकिता हत्याकांड को लेकर कहा कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं और इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। इसके बारे में हमें कार्रवाई करनी होगी। तो सिर्फ जो कि एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। 2018 में भी इसी लड़के ने तौसीफ ने कोई हरकत की थी, उस लड़की के साथ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों के दबाव के कारण उस एफआईआर को वापस ले लिया गया था। मैंने जो एसआईटी को कहा है, मैंने कहा कि अपनी जांच आप 2018 से शुरू करिए
और उन हालातों का पता लगाइए, उन लोगों का पता लगाइए जिन लोगों ने दबाव डालकर माँ बाप से वो केस वापस करवाया। मैंने मजबूत राजनीति, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने कांग्रेस की बात कही नहीं, मैंने कांग्रेस की बात कही नहीं। देखिए आप रिकॉर्ड निकलवा लो। नहीं आप रिकॉर्ड निकलवा लो। किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसी मजबूत पार्टी का नाम नहीं लिया, और अगर नाम लेना हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि हमारे ही हाउस के एक सदस्य से वो रिलेटेड है। वहीं पंजाब के डॉक्टरी शिक्षा और अनुसंधान संबंधी मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज को आदेश दिए हैं कि वह कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत दर को घटाने के लिए प्रयास करें। मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही। सोनी ने कहा कि दाखिल मरीजों का और ज्यादा ध्यान रखा जाए, जिससे मौत दूर को जो दर है उसे घटाया जा सके। कोरोना वायरस की संभावित दूसरी लहर के लिए तैयारियों संबंधी चर्चा करते हुए सोनी ने समूह कॉलेज के अधिकारियों के साथ प्रबंधों संबंधी चर्चा की और कहा कि संभावित दूसरी लहर के लिए अब से तैयारियां कर ली जाए, क्योंकि दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति पंजाब में ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते अमृतसर में किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर हमने आज पीठ दिखा दी या इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और केंद्र का राज आ जाएगा, जिसके खिलाफ आज सारा पंजाब एक होकर खड़ा है। पंजाब का हर बंदा, हर किसान अपने चुने नुमाइंदियां दे वल देख रहा है और बड़ी आस दे नाल देख रहा है, बड़ी उम्मीद दे नाल देख रहा है भी वो सानू इस दलदल चों किवें कढू, सानू हल किवें दऊ, खरा उतरू या खोटा सिक्का निकलू। ये हर बंदा देख रहा है चुने नुमाइंदियां वल। ते जे अज असीं पिठ दिखा दईए जैसी रिजाइन दे दिए तो फिर तो राष्ट्रपति शासन आ जाऊ, उस केंद्र का राज आ जाऊ जिहदे खिलाफ अज पंजाब का बच्चा बच्चा सारा पंजाब एकजुट होके खड़ा। उधर बल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने शुक्रवार दिन में फरीदाबाद कोर्ट में 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में एसआईटी ने हत्याकांड को सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश कहा। एसआईटी ने कहा कि इस वारदात की साजिश पिछले 2 साल से रची जा रही थी। एसआईटी की ओर से तैयार 700 पेज की चार्जशीट में 60 गवाह हैं। एसआईटी ने इस चार्जशीट को 11 दिन में तैयार किया। चार्जशीट को डिजिटल फॉरेंसिक एवं मटेरियल एविडेंस के आधार पर अनुभवी अनुसंधान अधिकारियों की ओर से तैयार किया गया है। निकिता हत्याकांड के बाद से ही लगातार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग जोर पकड़ रही है। इतना ही नहीं, यह मामला हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी गूंजा। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले में 11 दिनों के अंदर 600 पेज की चार्जशीट को तैयार किया, जो दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में 60 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, तो वहीं पुलिस ने सभी डिजिटल सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश किए। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल, फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है, जो इसको लड़के को सजा। वहीं हाथरस के बिटिया प्रकरण में सीबीआई की छानबीन और पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम शुक्रवार को बिटिया के गांव पहुंची। यहां सीबीआई ने घटनास्थल पर छानबीन की
और इस दौरान बिटिया की मां और बड़ा भाई साथ में मौजूद दिखाई दिए। जानकारी मिली कि बिटिया के भाई और मां के साथ घटनास्थल पर गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीआरपीएफ का खेत के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वहीं पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके खिलाफ ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन को नगर पालिका निकाय के पार्षद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के पूर्व दिल्ली नगर निगम के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन में समाप्त कर दी गई। सदन की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर यह कदम उठाया गया था। महाराष्ट्र के मुंबई में प्राइवेट हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। आपको बता दें, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। वहीं घटना के बाद कुरार पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए कोविड सेंटर की सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की। मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं, सभी कोविड सेंटर की सुरक्षा की उन्होंने रिव्यू करना चाहिए। अनिल देशमुख साहब, बाकी स्टंटबाजी बंद करो और जो खरा जमीन पे काम करना है, सभी कोविड सेंटर हॉस्पिटल में महिलाओं की सुरक्षा। वहीं पराली जलाने की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। किसान प्रशासनिक कार्रवाई से डरते हैं, इसीलिए पराली को रात में जला देते हैं। डीसी का कहना है कि सैटेलाइट से निगाह रखी जा रही है, लेकिन प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि किसान रात को पराली को आग के हवाले कर देते हैं। डीसी ने यह जरूर माना कि जिले की हवा खराब हो रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि रोहतक में पराली जलाने के मामले बहुत कम हैं। कैसे निकालें? रात के अंधेरे में, क्योंकि सैटेलाइट के लिए और थोड़ा आसान हो जाता है उसको पकड़ लेना, क्योंकि जो आग जलती हुई दिखेगी वो तो अगर चूल्हे की भी आग है, मान लीजिए ओपन में कहीं कोई से फॉर एग्जांपल कोई अगर बॉन फायर भी है तो उसको पकड़ लेगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस रोहतक में आप मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस पराली जलाने के हैं नहीं। कोई पकड़ में आया? एक दो ही, हाँ, एक पकड़ में आया है, उसको उन्होंने फाइन भी किया और FIR भी करवाई है। एक की जो रपट आई थी उसको हम ग्राउंड पे वेरीफाई करते, वो ग्राउंड पे गए और वो वेरीफाई हुआ और उसको फाइन लगाया गया है 2500 रुपये। वहीं दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले के डासना इलाके में सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चलते फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जहां एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य सरकार किसानों के हित में बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण किसानों का चक्का जाम और राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चीनी मिल में बकाया भुगतान और धान का उचित मूल्य न मिलने, तो साथ ही पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज मुकदमों से किसान काफी रोष में है, जिसे लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और इसे लेकर किसानों ने राष्ट्रपति और सीएम योगी को पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आदेश के अनुपालन में इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसान भाइयों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि वो पराली किसी भी दशा में न जलाएं और इसका विकल्प भी तैयार किया गया है कि जो पराली खेतों में पड़ी हैं उनको सूचित कर दें, उनको हम गौशाला तक पहुंचाने का काम। देखिए, यहाँ पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे राष्ट्रव्यापी, पूरे देशव्यापी आंदोलन है, जिसमें 4 समस्याएं केंद्र सरकार के अधीन हैं। जिन्होंने जो काले कानून किसानों के हित की बता करके लाए हैं वो किसानों के पूर्णतया विपरीत हैं। ये चारों कानून वापस लिए जाएं। इसलिए किसानों ने प्रदर्शन किया है। उन बिंदुओं पर यहाँ से 25 तारीख को किसान दिल्ली के लिए कूच करेगा और 26-27 में दिल्ली पूरी किसान में दिखाई पड़ेगी। बाकी एक ज्ञापन और दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित, जिसमें हमारे प्रदेश की संबंधित समस्याएं हैं
आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? वहीं राजस्थान के जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंडोर ब्लॉक में लगे सीएमएचओ कार्यालय के एक संविदा लेखाकार को बिल पास कराने के एवज पे 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पीड़ित ने राज्य हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दी थी और फिर एसीपी डीजीपी ने शिकायत की पुष्टि करवाने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पकड़े गए संविदा अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। खबर पंजाब के फरीदकोट से है, जहां पर रेलवे पुलिस ने साझे तौर पर रेलवे ट्रैक का सर्वेक्षण किया और इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से ट्रैक खाली होने के बाद मालगाड़ियों को चलाने के संकेत दिए जाने के बाद चेकिंग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि वे पैसा बांट रहे हैं। 7 नवंबर को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है और ऐसे में इस रेड ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। और इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह घर पर पैसे बांट रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड की। छापेमारी के दौरान सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक वहां छापेमारी में क्या बरामद हुआ ये साफ नहीं हो पाया है। कुछ हम लोगों को सूचनाएं शिकायत प्राप्त जगह जगह से जो हो रही हैं और हम लोगों को या तो फिर हमारे जो प्रेक्षक लोग हैं उन लोगों को तो उसका वेरिफिकेशन एक कराया जा रहा है। जगह जगह टीम बनी हुई उसके लिए, फ्लाइंग स्क्वाड बने हुए हैं, तो उसी क्रम में एक सत्यापन कराया गया था और किसी प्रकार का कोई आपत्ति। यूपी में सहारनपुर पुलिस का लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। लंढोरा चौकी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश अनिल घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी के पास से बाइक समेत कई हथियार बरामद हुए। 5-6 की रात को करीब 1 बजे जनता रोड पर मानकपुर के पास में दौरान चेकिंग जो अभियान चल रहा था, उसी दौरान अपाचे मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जो रुके नहीं और पुलिस के ऊपर जिन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त अनिल पुत्र महेंद्र जो कि लखनऊती कोतवाली देहात का रहने वाला है, उसके पाँव में गोली लगी थी और ये इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा और घोड़ा कारतूस बरामद हुए थे। और ये जो अनिल पुत्र महेंद्र है, ये इसके ऊपर करीब 19 मुकदमे हैं। साथ ही साथ ये बेहट, चिलकाना और गंगों से वांछित भी चल रहा था और ये शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसने पहले भी कहीं लूट की हुई है और लगातार हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और बेहट और एसओजी की कंबाइंड टीम के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। इसी ने बताया कि इसका अन्य साथी जो विक्की इसके साथ था, वो अन्यथा का फायदा उठाकर भाग। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर सिहानी गेट थाना एरिया के राजनगर एक्सटेंशन से 27 अक्टूबर को गायब हुए कारोबारी पराग घोष को पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल व्यापारी पराग घोष घर से निकलकर गायब हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। एसएसपी ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन से रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हुए व्यापारी पराग घोष को बरामद कर लिया गया है। और ये 24 घंटे के बाद भी अपने घर नहीं पहुंचे थे। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 से अधिक टीमें लगाई गईं, 100 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे। ये पाया गया कि इनका व्यापार फूड कोर्ट से संबंधित, ग्रोसरी स्टोर से संबंधित रहा है। लगभग 5 राज्यों में इनके बारे में जानकारी की गई, विभिन्न माध्यमों से जानकारी की गई। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, जिसमें ये स्वच्छंद रूप से दिल्ली की तरफ जाते हुए पाए गए थे। उसके बाद जो हमने 500 से अधिक कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई और इसमें पुलिस को एक जो जानकारियां मिली उसके हिसाब से इनका पंजाब और हिमाचल की तरफ मूवमेंट पुलिस। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद ANP न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर बिहार के औरंगाबाद से, जहां पर नानू बेघा गांव में ग्रामीणों की पिटाई से एक चोर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नानू बेघा गांव में बीती रात मृतक चोर चोरी की नीयत से घर में घुसा था, जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई और ग्रामीणों ने लाठी डंडे से जमकर उसे पिटाई करते हुए अधमरा कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चोर को इलाज के लिए अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह घर से बाहर मछली मारने के लिए गया हुआ था, तभी नानू बेघा के ग्रामीणों ने उसे पकड़कर हत्या कर दी। की सूचना मिली थी, यहाँ पर हम लोग गए तो मृतक को जख्मी हालत में गंभीर स्थिति में पाए। काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, जिसे इलाज हेतु लेकर आए सदर अस्पताल। यहाँ पर कैसे घटना घटी? दक्षिण भारत के कुछ इलाकों के अलावा बाकी देश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, आपको बता दें केरल के कुछ इलाकों में बारिश जो है वो हो रही है। वहीं स्काईमेट ने आसार जताए हैं कि दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं। दरअसल ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वो जनवरी में अपने पद छोड़ने की योजना को सार्वजनिक कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के तुलजापुर में मंदिरों को दोबारा से खोले जाने की मांग के साथ शुरू किए गए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके कारण तुलजा भवानी मां के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी और इस कारण आंदोलन वापस लिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर आंदोलन को देखते हुए गुरुवार रात को ही धारा 144 लगा दी। इसके पहले आंदोलनकारियों के लिए लगाए गए तंबू को भी निकाल दिया गया था। हमारे आंदोलन का तंबू उखाड़ दिया गया। सभी साधु संतों को नोटिस भेजी गई। धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र में आपातकाल की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में जो जनता का विषय सामने रखेगा, सरकार के विरोध में वक्तव्य करेगा, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, उसका गला घोटा जाएगा। ऐसी साजिश महाराष्ट्र में रची जा रही है। इसलिए ये मुगलों से भी घटिया और अंग्रेजों से भी काली सरकार महाराष्ट्र में राज्य कर रही है। पंजाब के भटिंडा में देर रात गोली चलने का मामला सामने आया। बीती रात भटिंडा के भक्ता भाई में घर में घुसकर रिश्तेदार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। रिश्तेदार ने गोलियों की बौछारें कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर वातावरण में फैलते जा रहे प्रदूषण की समस्या को रोकने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ के श्री नेनिया महादेव गौशाला में पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए इस बार दीपों के पर्व दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित गौ दीपक का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र ही बाजार में विशेष काउंटर लगाकर आमजन के लिए यानी कि बिक्री के लिए लाया जाएगा। गौशाला में गाय के गोबर से निर्मित गौ दीपकों के निर्माण के लिए कुछ मशीनें भी लगाई गई है। गौशाला में गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, गोबर के दियों से इस बार की दीपावली रोशन होगी। तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इस तरह की पहल जो है वो चलाई जा रही है।
तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक नई तरह की पहल जो है वो लगातार यहां पर चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं। अवैध खनन की प्रशासन को शिकायत भी की जाती है कि रात में जेसीबी और डंपर के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। तो साथ ही फर्जी परमिशन का मामला भी सामने आया। फर्जी अनुमति की बात कहकर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत एडीएम तक की जा चुकी है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डॉक्टर जसविंदर खैरा को हरियाणा सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में शुगर केन कंट्रोल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर जसविंदर खैरा का कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में युवा जेजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने अपनी नियुक्ति पर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार जताया। तो खैरा ने सीएम और डिप्टी सीएम का धन्यवाद किया। आपको बता दें, डॉक्टर जसविंदर खैरा को हरियाणा सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में शुगर केन कंट्रोल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया और इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर जसविंदर खैरा का कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में युवा जेजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने अपनी नियुक्ति पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार जताया है। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते नमस्कार, ANB न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 20,60,220 पूर्व सैनिकों पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए एक रैंक एक पेंशन के तहत दी जाने वाली बकाया पेंशन राशि जारी कर दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन के तहत 10,795 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में जमा कराई गई। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस संकट से लड़ने में विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम टीका उत्पादन और आपूर्ति में अन्य देशों की सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। श्रृंगला ने भारत में विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्च आयुक्त के साथ बातचीत में यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कई देश टीके की आपूर्ति के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को 8 नवंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग से दूरी 370 किलोमीटर है। फेरी सेवा के जरिए लोग समुद्र मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे और दोनों स्थानों के बीच दूरी मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान रोपैक्स का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं भारत और इटली के बीच शुक्रवार को आयोजित द्विपक्षीय डिजिटल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि भारत की जनता की ओर से मैं इटली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इटली में कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए मेरी तरफ से और भारत के सभी नागरिकों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। जब विश्व के अन्य देश कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तब आप इस विपदा से जूझ रहे थे। आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू पाया और पूरे देश। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं गोली लगने से घायल हुए एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, लालपुरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घेरा सख्त होता हुआ देखकर मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग को शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई और इस दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से 2 नागरिक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनमें से घायल एक नागरिक पंपोर निवासी आबिद मीर ने अस्पताल श्रीनगर में दम तोड़ दिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा राष्ट्र महात्मा गांधी का भारत है। आपको बता दें, फारूक जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए 28 सालों से वादे किए जा रहे हैं। 5 साल तो हो गए और ये 5 साल भी चले जाएंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों की कोई सुध नहीं ली गई। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। जो अपने नहीं करेगा बल्कि ये सोच के करेगा कि मैंने आया हूं तो मुझे उसके लिए करना है, जिसने मुझे वो पर्ची दी है, और जिसने नहीं दी है उसके लिए भी मुझे काम करना है, क्योंकि जवाब उसके पास है, उसके बगैर किसी के साथ जवाब नहीं। डरना नहीं, हिम्मत। बयान आया, फारूक अब्दुल्ला चाइनी की बात करता है, कईयों को गाश आ गया, यहाँ लीडरों को गाश आ गया, मर गए, हम बैठ गए, अरे अगर इतनी जल्दी तुम खत्म हो जाओगे तो फिर हमारा रहेगा क्या, अगर तुम इतनी जल्दी तुम्हारी फूक निकल गई। यहाँ तो कोई पंप भी ऐसा नहीं। वहीं विदेश मंत्रालय ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मामले में पाकिस्तान के डिप्लोमेट को समन किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में करतारपुर साहिब के प्रबंधन को एक ट्रस्ट को सौंपा है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि हमने पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन और रखरखाव के काम को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से लेकर एक अन्य ट्रस्ट को देने की खबरें देखी, जो कि सिख निकाय नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का ये एक तरफा फैसला अत्यधिक निंदनीय है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग नहीं हो। इसके पहले न्यायालय को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन काम शुरू कर चुका है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दीपावली अवकाश के बाद के लिए सूचीबद्ध किया है। दीपावली का पर्व नजदीक है, लेकिन लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से तमाम राज्य सरकारें जनता से इस बार दीपावली को सादगी से मनाने की अपील कर रही है। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी की थी। ठीक एक दिन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी दीपावली पर्व को देखते हुए सचेत हो गई। उद्धव सरकार ने दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए जनता से अपील की कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से दीपावली के पर्व को दूसरे त्योहारों की तरह से सादगी से मनाएं। नहीं, अभी एसओपी जारी किया है उन्होंने बैन नहीं किया है। लोग इसको डर के मारे, जिसको नॉलेज नहीं है वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका अर्थघटन अलग तरीके से करते हैं। सरकार ने ना नहीं बोला है, उन्होंने टोटल बैन नहीं डाला है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वो आवकारदायक है। हमारा एसोसिएशन वेलकम करता है। और एक अच्छी बात उन्होंने क्या कही है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बैन है, दैट इज़ वेरी गुड। ये कोरोना महाकाल में आज तक कभी गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किया था पब्लिक प्लेस में मत फोड़ो, लेकिन अभी कोरोना महामारी के हिसाब से जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस होगा तो वहाँ क्राउड जमा हो जाएगा, तो कोरोना का स्प्रेड होने का चांसेस है। नहीं, वो सरकार का कहना एक तरफ से ठीक ही है, क्योंकि क्या सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ आएगी, उनको तकलीफ हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अपन समझ के जो भी त्यौहार है, त्यौहार को तो फोड़ेंगे पटाखे, त्यौहार मनाएंगे, कि लेकिन परसेंटेज वाइज जो धुआं ज़्यादा नहीं हो, ऐसे पटाखे जलाओ, दीपक जलाओ, ये तो प्रिकॉशन हम लोग लेंगे। नहीं, हमने वो परसेंटेज जो 100% लेते थे अभी 25% ही लिया है। तो बच्चे उनको भी लगता है ना, अपन समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते, बच्चे को होना है, तो थोड़ा बहुत लिया है हमने भी। आप काफी भीड़ भाड़ इलाके में आए हैं, तो प्रिकॉशन किस तरह ले रहे हैं? प्रिकॉशन तो पहला मास्क तो लगाना पड़ेगा, और क्या करेंगे प्रिकॉशन? हमें पीपी किट तो पहन के नहीं आ सकते, वो सब लोग देखेंगे क्या पागल की तरह जा रहा है। हाँ, तो मास्क लगाया, बाकी जितना भी घर जाने के बाद हाथ साबुन। प्रदूषण और कोरोना महामारी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में पटाखे जलाने पर
रोक लगा दी गई है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी और इसका ऑर्डर जल्द ही जारी किया जाएगा। देश की राजधानी जल्द ही कोरोना राजधानी बन सकती है। कोविड-19 के हालात को लेकर यह तल्ख टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आई। वहीं कोरोना के दिल्ली में बढ़ते मामले और राज्य सरकार की तैयारी पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। और किसी जगह तीसरा कोविड वेव नहीं आया, दूसरे पे समाप्त हो रही मामला कहीं हो रहा है, तो ये कहीं पे पहले पे समाप्त हो गया, तो वो कारण ढूंढे। और जितने लोग रोज के रोज लगभग 7 या लोग नए केसेस आ रहे हैं लगभग दिल्ली में, और लगभग 50 से लेकर 75 लोगों के बीच में रोज लोगों की डेथ हो रही है। तो ये चिंता का विषय है, उसकी चिंता करें। आज दिल्ली के अंदर आपको वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा, आज आपको आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा, और ना यकीन हो तो मैं चाहूंगा केजरीवाल साहब जरा प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही और देख ली कैसी थी वहां पे। सारी रात लोग खड़े हैं और उनको बेड नहीं मिल रहे, तो चिंता का विषय है। और ये केजरीवाल साहब इसको हल्के में ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया ताकि मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा सके और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लिया। मूवमेंट पुलिस एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटों की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यहां पर 7,178 नए मामले सामने आए। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यहां पर 7,178 नए मामले सामने आए, जबकि 64 नए मरीजों की मौत हुई है। तो सामने आए नए मामलों की संख्या के साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब बढ़कर 4,23,830 के पार जा चुका है। पंजाब के फरीदकोट में कोटकपुरा के एसडीएम ने आपको बता दें एक अच्छी पहल की है, और इसके अंतर्गत आपको बता दें त्योहार के सीजन को देखते हुए हलवाई यूनियन के साथ बैठक की गई। इस बैठक में हलवाइयों से यह अपील की गई कि कोई भी मिलावटी सामान नहीं बेचेगा। इसके अलावा हलवाई यूनियन ने एसडीएम को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो बिल्कुल साफ सुथरा सामान बेचेंगे। दीपावली के त्योहार को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन एसडीएम ने हलवाइयों को चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में मिलावटखोरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सारे मीटिंग बुलाई सी भी जो दिवाली आ रही है उस दे विच कोई मिलावट ना की जाए, कोई रंग ना वरते जाए। ਜਿਹੜੇ बैन रंग है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को लोगों के साथ बदसलूकी ना करने के लिए कड़े निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके मैनपुरी में पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लग रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीरें भी वायरल हो रही है। पराली जलाने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान कॉलर पकड़कर पुलिस अधिकारी घसीटते दिखे, और परिवार की महिलाओं को यह भी कहना है कि औरतों के साथ भी बदतमीजी की गई।
सर, जिस प्रकार से फोटो में जो थाना प्रभारी अजीत सिंह जी हैं, वो किसान का कॉलर पकड़कर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो सर इस तरीके का जो व्यवहार है क्या किसान के साथ सही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉलर पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ करके उनको गाड़ी में बैठाए और कुछ ऐसा कुछ नहीं था। वो बल्कि वो किसान ही अकड़ रहा था कि, और कोई वैसा कुछ भी किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। सर, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, वीडियो मैं आपको दिखवा दे रहा हूँ, जिस वीडियो में अजीत सिंह जी जो है, जो पीछे से किसान का कॉलर पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी पर ले जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोला है। राष्ट्रपति मैक्रों और फ्रांस का विरोध करने के लिए यूपी के सहारनपुर में एक संदेश सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसे वहां के स्थानीय उलेमा ने फर्जी बताया। लेकिन संदेश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। मुल्क में कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैल रही हैं कि कल जुमा है और जुमे के दिन मुसलमान कोई बड़े जलसे जुलूस निकालेंगे। इस तरह की खबरों पर कतई ध्यान न दें। मुल्क के जो दुश्मन हैं, मुल्क में जो आग लगाना चाहते हैं, फ़िरका परस्त ताकतें हैं, वो सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और इस तरह के लोग मुल्क में आग लगाने के लिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मत मुस्लिमा से और ख़ास तौर से अपनी तंजीमों के तमाम अहदेदारान और ज़िम्मेदारान से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो तमाम मुल्क में जगह जगह पर, अपनी तमाम जगहों पर, अपने इलाकों में, अपने ज़िलों के अंदर, अपने कस्बात में, देहात में अमन अमान बाकी रखें। अमन का पैगाम दें लोगों को, भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि मुल्क का अमन अमान ख़तरे में पड़ जाए, आपस में यहाँ बंटवारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ें। तरह तरह की स्कीमें तैयार करते हैं और तरह तरह। और इसी बीच हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, हरियाणा से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पटाखों पर बैन लग चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात का ऐलान कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया तो दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह अब हरियाणा में भी दीपावली पर आतिशबाजी नहीं हो पाएगी। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर राज्य में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह मीडिया को बताया कि विस्तृत चर्चा के बाद हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का अब निर्णय ले लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में भी दीपावली पर अब आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। यूपी के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी एसपीजी की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया। दरअसल हादसा थाना रोनाही के अड़कुना के पास NH-28 पर हुआ। एसपीजी की बस बिहार से दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे बस में सवार 27 सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे। वहीं बस को रिपेयर कर दिल्ली को और रवाना किया गया। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है। अनिल विज ने कहा कि निकिता मर्डर मामले में SIT से लव जिहाद के एंगल से भी मामले की जांच करने के लिए कहा है। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। निकिता मर्डर मामले ने देश की आत्मा को हिलाया है। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। जब से हरियाणा बना तब से अब तक शादी के लिए धर्म बदलने के मामलों के बारे में जानकारी मांगी गई। इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। तो साथ ही मुख्य आरोपी तौसिफ के बारे में उन्होंने कहा कि तौसिफ जो कि एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा है, 2018 में उसने हरकत की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। SIT को आदेश 2018 से ही जांच करने के दिए हैं। इतना कहने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोध किया, कांग्रेस का नाम लिया है। हालांकि गृह मंत्री ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इसीलिए बाद में अनिल विज ने कहा कि यह चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। बाद में विज ने कहा कि अगर नाम ही लेना हो तो हमारे ही हाउस के एक सदस्य का हो, वो नजदीकी रिश्तेदार है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद का चचेरा भाई है। इस मामले में पुलिस ने भी तेज गति से कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 11 दिनों में ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें करीब 60 गवाह बनाए गए और 600 पेज की चार्जशीट सभी डिजिटल सबूतों के साथ कोर्ट में पेश कर दी गई। अब आपको दो अलग अलग और अहम तस्वीरें दिखाते हैं। निकिता को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन अब आगे ऐसा ना हो, इसीलिए इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सरकार भी कानून बनाने की तैयारी में है और लव जिहाद के मामले से इस मामले में जांच की जा रही है। तो वहीं इसके अलावा जितने भी ऐसे मामले हैं जिनमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन हुआ, उनकी भी जांच के आदेश गृह मंत्री ने दिए। निकिता मर्डर मामले में पुलिस ने तेजी के साथ कार्रवाई की और इस मामले में 11 दिनों के अंदर 600 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने सभी डिजिटल सबूत भी कोर्ट में पेश किए। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों